दोस्तों, कुछ समय से नोटिस कर रहे होंगे कि एक पैटर्न के तहत भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। और ये सारी चीजें एक साथ हुई है, बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप है और एक के बाद एक भारत के ऊपर अटैक होने शुरू हुए। सबसे पहले अमेरिका को देख लिया जाए तो भारत के लिए वो विलन से कम बिल्कुल नहीं है। आगे से उसका चेहरा दोस्तों वाला है, लेकिन उसका पिछवाड़ा जो है वो पूरी तरह से विलन है भारत के हिसाब से। और उसने भारत के खिलाफ कितने काम किए रिसेंटली, पाकिस्तान वगैरह को मदद देकर, ये सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है यूके का। तो यूके, अमेरिका जो कि विलन है भारत के लिए, उसका नंबर 1 का चमचा। उसने रिसेंटली भारत के खिलाफ किस तरह की बातें कही, FTA डील तक खतरे में डाल दी। ये भी वही एक पैटर्न है भारत के ऊपर अटैक करने का। इसके ठीक बाद जर्मनी का नंबर आता है। जर्मनी की विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से चर्चा के दौरान और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के कश्मीर के बारे में अपशब्द कहे, बीच में मध्यस्थता करने की बात कही। कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, उसको UN के हिसाब से निपटारा करने की बात कही। एंड सारी चीजें आपने देखी कि भारत के खिलाफ कही गई। तो कहने का मतलब, अब जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी भी अमेरिका का चमचा। तो कहने का मतलब ये पूरा पक्ष है जो कि एक जैसी विचारधारा रखता है और भारत के खिलाफ एक साथ एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस भी कुछ ही समय पहले तक अमेरिका का चमचा था, लेकिन अभी फ्रांस और अमेरिका के बीच में ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप बाकी नहीं रह गए हैं। और दूसरी बात कि फ्रांस को भारत से बहुत ज्यादा लालच है। 36 रफाल खरीद चुके हैं, 36 और खरीद सकते हैं। इंजन की टेक्नोलॉजी अगर हम लोग उससे खरीदते हैं तो $6 बिलियन उससे मिल जाएंगे। ज्वाइंट IP राइट अगर हम लोग शेयर करेंगे तो आने वाले समय में जो 1000 इंजन की रिक्वायरमेंट है हमारी, उसको फुलफिल करने में ढेर सारा पैसा मिलेगा। SSN की टेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से फ्रांस चुप है। नहीं तो ये वही समय था जब फ्रांस की तरफ से भी एक अटैक भारत के ऊपर कर दिया जाता। तो ये सारी चीजें आप देख पा रहे हैं कि लगातार एक पक्ष भारत के ऊपर अटैक करते जा रहा है एक पैटर्न के तहत। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर का इंपैक्ट पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है। भारत के ऊपर ये लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया से आप दूरियां बनाइए। लेकिन इसके अलावा भी एक कारण है, और वो कारण है भारत का बढ़ता हुआ कद। जी हाँ, ये लोग भारत का इस्तेमाल चाइना और बाकी की सारी परेशानियों के खिलाफ तो मिलकर करना चाहते हैं, यानी भारत का केवल यूज करना चाहते हैं, लेकिन भारत को इससे ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहते। ले जाना तो छोड़िए, भारत जब अपने खुद के बूते आगे जाना चाहता है तब भी वो रोक रहा है। अब इसके पीछे के क्या कारण है तो आप IMF से जान लीजिए। तीन क्षेत्रों में भारत की तारीफें की है IMF द्वारा। पहले हमने GDP के मामले में फ्रांस को पछाड़ा, रिसेंटली हमने UK को भी पछाड़ दिया। UK और फ्रांस दोनों ही भारत के ऊपर रूल कर चुके हैं, हम सभी जानते हैं। इसके बाद भारत से ऊपर कौन है? जर्मनी, जापान, अमेरिका और चाइना। तो ये आप आर्टिकल देखिए, इसमें IMF खुद कह रहा है कि जापान को भी पीछे छोड़कर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। यानी भारत से ऊपर केवल चाइना और अमेरिका होने वाले हैं। और ये सारी कुछ चीजें हवा में नहीं हो गई, इसके पीछे भारत ने बहुत काम किया है। भारत को एक अच्छे नेतृत्व के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। स्टेट बैंक की रिसर्च के अनुसार जो उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, तो इस साल पहली तिमाही में जो विकास दर थी वो थी 13.5, और दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत। पूरी दुनिया में मंदी का असर दिखाई दे रहा है, केवल एकमात्र दुनिया में ऐसा देश भारत है जहां पर बिल्कुल भी मंदी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कारण है। आप ये दूसरा आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर IMF की चीफ भारत की तारीफ करते हुए कह रही है कि G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत छाप छोड़ेगा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि 2023 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है भारत। G20 अगर किसी को नहीं पता और एकदम सरल भाषा में समझना चाहता है तो ये समझ लीजिए कि दुनिया के वो 20 सबसे अमीर देश जिनकी छाप पूरी दुनिया के ऊपर है, वो ग्रुप है G20। उसके ऊपर भी भारत छाप छोड़ सकता है, ये IMF खुद कह रहा है। IMF भारत की संस्था नहीं है, इंटरनेशनल संस्था है जिसके ऊपर अमेरिका का ज्यादा दबाव रहता है। वो खुद कह रहा है, तो इसका मतलब भारत प्रगति कर रहा है। आने वाले कई सालों तक भारत की जो GDP ग्रोथ रेट रहेगी वो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली रहेगी। और सारी कुछ चीजें इसी तरह से चलती रही तो 2028 तक भारत की जो GDP होने वाली नॉमिनल GDP वो होगी 5.8 से लेकर $6 ट्रिलियन तक। तो दुनिया में सबसे तीसरी बड़ी GDP भारत बन चुका होगा। और इस दौरान हमने जापान और जर्मनी जैसे दो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली देशों को पछाड़ दिया होगा। उसके बाद आप ये तीसरा आर्टिकल पढ़िए, अंधेरे में चमक रही है भारत की अर्थव्यवस्था। और ये कौन कह रहा है? IMF। ये एक अलग मैटर है, उसके ऊपर IMF ने भारत की सरकार की तारीफ की है और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं भारत के अंदर उन सभी की तारीफ की गई है। दरअसल IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की और यहाँ पर जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं उनकी बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। यानी भारत इतना बड़ा देश है लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना है, जो डायरेक्ट खाते में पैसे जाते हैं ना हितग्राहियों को, सरकार की अलग अलग स्कीम्स को लेकर, उन सबको लेकर बहुत सारी तारीफें की गई है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप किसानों का ले लीजिए। किसानों को हर साल 6,000 रुपए की धनराशि मिलती है सहायता। तो इसके लिए क्या होता है कि डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उनका बैंक अकाउंट डायरेक्ट लिंक होता है उनके आधार कार्ड से। इसी आधार पर जो वृद्धों को पेंशन दी जाती है, या अलग अलग बाकी के कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो लोग इस तरह की जनहित में योजनाएं चला रहे हैं, जहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से इस समय कुल 318 योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, यानी हितग्राही को डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा दिया जाता है। और ये स्कीम जो हमारी है भारत में, ये IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे अच्छी स्कीम है और दुनिया को इससे सीखना चाहिए, वो खुद बता रहे हैं। वैसे दुनिया भर के अलग अलग देशों में भी ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है नेट बैंकिंग के जरिए। जो हितग्राही है जिसे सरकार पैसा देना चाहती है सहायता के लिए, उसके अकाउंट में डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर सबके पास सेल फोन वगैरह मौजूद है। भारत में यह स्थिति नहीं है। भारत में हर कोई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करता है। इवन अभी कुछ ही सालों पहले तक जब जनधन योजना शुरू नहीं की गई थी, तब तक तो सभी का बैंक अकाउंट भी नहीं था। लेकिन बाद में सबके बैंक अकाउंट खोले गए, उन्हें आधार से लिंक किया गया और उनके अंदर डायरेक्ट पैसा डाला गया। तो बीच में बिल्कुल भी करप्शन का कोई सवाल नहीं उठता। वो किसी जमाने में होता था कि 1 रुपये सरकार भेजती थी तो 15 पैसे या 25 पैसे तक ही हितग्राही को मिल जाते थे, बाकी के 75 पैसे बीच में करप्शन की भेंट चढ़ जाता था। तो वो सारी चीजें अब नहीं हो रही है। तो भारत में सारा कुछ काम सिस्टमेटिक हो रहा है। भारत बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इसी वजह से ये सारे देश भारत से जल रहे हैं कि कहीं ये हमसे बहुत ज्यादा आगे न निकल जाए। वैसे फिर भी मैं आपको बता दूं कि चाइना भारत से कम GDP ग्रोथ रेट के साथ अपनी नॉमिनल GDP को आगे बढ़ाता रहेगा और ये अंतर भारत और चाइना के बीच में काफी बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब अभी भी हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है। बाकी जापान और जर्मनी तो अपने आप पीछे छूट जाएंगे, जिस तरह से फ्रांस और UK छूटे हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।